तरह से काम कर रहा हो कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइजेशन की तरफ ले जाए, तो इसका मतलब है कि वो भी सेल्फ असेंबली प्रोसेस को ही फॉलो कर रहा है। फिजिकल एग्जाम्पल आप देखते हो कि आप पेंडुलम लेते हो, आपने पेंडुलम लिया और उसको छोड़ दिया, वो ऑसिलेट कर रहा है, धीरे धीरे जाकर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि ये उसकी मिनिमम एनर्जी की स्टेट है, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो जब उसको ऑसिलेट कराने में हमने एफर्ट लगाया था, लेकिन उसको इस तरह से वापस रोकने में हमने किसी तरह कोई भी, तो हमारे एफर्ट उसको ऑसिलेट कराने में थे, ना कि उसको रोकने में। तो दिस मीन्स दैट इट इज अ थर्मोडायनेमिकल मिनिमम स्टेट। अनदर इज केमिकल प्रोसेस। अब केमिकल इन्वॉल्वमेंट होता है जहां पर कई तरह की और फ्री एनर्जीज को डिस्कस करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और वहां पर भी हम कंडीशन देखते हैं। मे भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा 12th में कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या उसमें हम एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इस चीज को हम गिब्स एनर्जी के कैलकुलेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। गिब्स एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है, उस हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। तो सेल्फ असेंबली प्रोसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास एंट्रोपिक एक मेजरमेंट का तरीका है, एनर्जी के मिनिमाइजेशन को चेक करने का तरीका है, और साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं उनकी बॉन्डिंग को अगर हम कैलकुलेट करें, अल्टीमेटली उससे हम हेस रूल वगैरह लगा करके गिब्स और फ्री एनर्जी ही कैलकुलेट करते हैं। तो वो भी एक तरीका है। ओके, सेल्फ असेंबली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यूज्ड इन बायोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी बात ही कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? ह्यूमन बॉडी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी जब डेवलप हो रही है तो सेल लेवल पर डिवीजन के थ्रू हुई, तो सेल डिवाइड हुए, असेंबल हुए, टिश्यूज बनाए और पूरा बॉडी क्रिएट हो गई। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि भले ही किसी भी तरह से ये प्रोसेस आउटपुट जनरेट करे, लेकिन जो आउटपुट जनरेट होता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। और ये जो और साथ ही साथ जो सेल्फ असेंबल होकर के जो भी कुछ बनता है, हम देखते हैं कि वो नियर टू परफेक्ट होता है। नियर टू परफेक्ट मीन्स कि अगर हम फोर्सफुली किसी मेथड से उसको बनाएं और कोई चीज जो नेचुरल तरीके से ग्रो कर रही हो, तो दोनों के बीच में हम एक डिफेक्ट देखेंगे, हमें थोड़ा सा इम्परफेक्शन दिखाई पड़ेगा। अब देखो, ये जो सेल्फ असेंबली का सवाल है, ये एक जवाब भी देता है जो कि हम लोग अक्सर सुनते हैं साइंस फिक्शन मूवीज वगैरह में, कि एक समय ऐसा आएगा कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमंस को जो कंप्यूटराइज्ड रोबोट हैं वो पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे और हम पूरी तरह से मशीनों के अधीन हो जाएंगे। तो सेल्फ असेंबली के बिलीव करने वाले लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बनाई जा रही है, उसको बनाने में हम फोर्सफुली कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारा ह्यूमन ब्रेन जब बना है तो वो सेल्फ असेंबली प्रोसेस से बना है। जब इंसान का जीवन बन रहा था तो उस दौरान उसके जब दिमाग की कोशिकाएं बनी, तो उस समय किसी तरह कोई मशीनरी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, किसी तरह कोई उसमें फोर्सफुली किसी तरह का कुछ केमिकल रिएक्शन डाल के इंड्यूस वगैरह नहीं कराया गया था। एवरीथिंग वाज स्पॉन्टेनियस, नेचुरल। तो वो नियर टू डिफेक्टलेस है, उसमें सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी है, इट कैन इमेजिन, इट कैन फील। और हम किसी भी तरह की अगर मशीन बनाए तो हम उसको सेल्फ असेंबल एनर्जी के फॉर्म में नहीं ला सकते। इट मीन्स दैट द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन कभी भी मैच नहीं की जा सकती है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। दिस इज अ काइंड ऑफ आर्गुमेंट जो सेल्फ असेंबली के कॉन्सेप्ट पर लोग देते हैं फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की हम कभी मशीनों के द्वारा कंट्रोल कर ली जाएंगे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगले पैराग्राफ है कि द फोर्स इन्वॉल्व इन द सेल्फ असेंबली प्रोसेस ट्राई टू मेक द सिस्टम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल व्हिच इन्वॉल्व एनर्जी, minimum energy is kind of stable condition। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मोटिवेशन भी यही होता है। वैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो केमिकली सेल्फ असेंबल रिक्वायर द अटैचमेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल टू द कोलाइडल पार्टिकल। लेयर बाय लेयर चीजें डेवलप होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें डेवलप होती हैं।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी द सेल्फ असेंबली नैनो टेक्नोलॉजी। वो क्वेश्चन यहाँ इस पीडीएफ में कट चुका है, ऊपर की लाइन है, वो असल में क्वेश्चन है। यहाँ मैंने लिखा है कि व्हाई नीड टू स्टडी सेल्फ असेंबली इन द नैनो टेक्नोलॉजी प्रोसेस, और ये जो पूरा पैराग्राफ है ये उसका जवाब है कि हमें नैनो टेक्नोलॉजी के लिहाज से सेल्फ असेंबली को क्यों पढ़ना जरूरी है। तो देखो ऐसा है कि आप अभी अभी फिलहाल आप एक क्राइसिस देख रहे हो, एक वायरस की क्राइसिस देख रहे हो, और ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्फ असेंबली का। आपने सुने होंगे, खैर काफी टेक्निकल है, कि हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं, नोवल कोरोना वायरस, नोवेलिटी है इसके अंदर। अब नोवेलिटी जो आई है वायरस के अंदर, वो आर्टिफिशियल है या वो सेल्फ डेवलप हुई है, इस पे कोई मोटे तौर पर तो भी कोई राय नहीं बना पा रहा है। अलग अलग तरह के लोग भ्रांतियां हैं, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो मानता है कि आर्टिफिशियली बनाया गया नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वायरस अपने आप को म्यूटेंट कर रहा है, और जिस तरह से वो तमाम तरह के लोगों में अलग अलग स्पीसीज, मतलब हम भले ही हम देखने में ह्यूमंस एक जैसे हैं, हम सब होमोसेपियंस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब अलग अलग ब्रीड के हैं। जो अफ्रीका में रह रहा है, जो तुर्की में रह रहा है, जो एशिया में रह रहा है, और जो यूएस में रह रहा है, ये सारे होमोसेपियंस हैं, सारे इंसान हैं, लेकिन जेनेटिकली दे हैव समथिंग डिफरेंसेस हैं, जो उनके रूप रंग में दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा जेनेटिकली भी वो डिफर है। लेकिन ये वायरस जिस तरह से इन सब लोगों को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी है, इस तरह के सेल्फ हीलिंग की क्षमता है, एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय द सेल्फ असेंबली। इसका मतलब है कि समहाउ इस वायरस ने अपने आप की केमिस्ट्री को सेल्फ असेंबल करके अपने आप को इस तरह से वो फिक्स अप किया है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता है। अगर किसी तरह से एक्सटर्नली आर्टिफिशियली किसी में इसको मॉडिफाई किया गया होता, आर्टिफिशियली इसको कुछ स्ट्रक्चर किए गए होते, तो ये इतना सेल्फ सस्टेन ना करता, इतने दिनों तक इतनी कंडीशंस में, इतनी वैरायटी में ये सेल्फ सस्टेन ना कर पाता। दिस इज अ थ्योरी बाय द पर्सन हु बिलीव इन द सेल्फ असेंबली कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, द फोकस ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट टू देयर असेंबली इनटू लार्ज सिस्टम एंड नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स। आज हम इंडिविजुअल एक एक दो दो एटम के बारे में नहीं बात कर रहे, आज हम एटमों के समूह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे नैनो शीट हो गया, नैनो ट्यूब हो गया, नैनो बॉल हो गया, नैनो क्रिस्टल्स हो गए, तो हम पूरे कलेक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। स्टीम इंजन जब आए थे तो दुनिया की बहुत रूपरेखा बदल दी, इलेक्ट्रिसिटी खोज ने बहुत कुछ बदला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक परिवार बना दिया। वैसे ही अब हम इस समय नैनो टेक्नोलॉजिकल एक इवोल्यूशन को देख रहे हैं। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कि बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, बहुत तेजी से ये ग्रो कर रही है, और बहुत सारे नई नई चीजें इसने डिस्कवर करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि जब हम इस तरह के एक्सपेक्टेशंस जो नैनो साइंस से लगा बैठे हैं, उनको जब वो पूरा करेगा, तो उसके लिए उसको सेल्फ असेंबली जैसे प्रोसेस ही अपनाने पड़े, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, सस्टेन कर जाते हैं, लो एनर्जी पे काम करते हैं, और लो एनर्जी पे काम करने की वजह से उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी इस्तेमाल हो रही है, ड्रग डिलीवरी में इस्तेमाल हो रही है, यहाँ तक कि हम कुछ ऐसे नैनो सेंसर्स बना रहे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में जा करके इंटरनली डायग्नोसिस करेगा। वो तभी पॉसिबल है जब उनको सेल्फ असेंबल्ड बनाए, ताकि वो खुद से अपने आप को स्टेबल बनाए रख सके। More of these applications are based on individual nano objects, but rather than the assemblies, इस assembly के ऊपर काम करता है। देखिए अगला पैराग्राफ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। The self assembly is supposed to be the most promising candidate for the task of, मतलब जो प्रिंसिपल हम लोग बात कर रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, और फिर उनकी प्रॉपर्टी को हम कंट्रोल करेंगे, और उस प्रॉपर्टी कंट्रोल करके हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हम सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर को हम समझ पाए अच्छी तरह से, और उसको यूज कर पाए। जैसे आप देखो, ऑल्सो लिविंग सेल्स सेल्फ असेंबल, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ
अगर आप लाइफ को समझना चाहते हो, आप जीवन को समझना चाहते हो, यहाँ लाइफ और जीवन को समझने की कोई फिलोसफिकल मतलब नहीं है कि हम समझना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लाइफ का मतलब है हम समझना चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, सेलुलर लेवल पे समझना चाहते हैं, कैंसर किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, डिफरेंट वायरसेस कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं, वैक्सीन कैसे बन सकती है, सबको तभी हम समझ पाएंगे जब हम सेलुलर लेवल पर चीजों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो एक जो आप ग्रीन कलर में आप देख रहे हो कि सेल्फ असेंबली इज नॉट द सिनोनिम ऑफ फॉर्मेशन। आप ये मत कहो कि जब भी कहीं कुछ बन रहा हो तो आप कहोगे कि ये फॉर्मेशन। तो पहली लाइन देखिए, द टर्म सेल्फ असेंबली हैज बीन ओवर यूज्ड टू द पॉइंट ऑफ क्लैश। क्लिशे तक इस्तेमाल हो चुका है। अब यहाँ क्लिशे का मतलब हो रहा है कि आपने उसको इतना ज्यादा ओवर यूज कर दिया कि अब वो धीरे धीरे अपना महत्व खो बैठा है। इस वर्ड का धीरे धीरे कोई महत्व नहीं रह गया है। हर जगह सेल्फ असेंबली, कुछ भी बन रहा हो सेल्फ असेंबल्ड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सेल्फ असेंबली इज समथिंग व्हिच इज शुड बी यूज वेरी प्रिसाइसली। बहुत ही खास कंडीशंस में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। So self-assembly आखिरी लाइन में लिखा है, nowadays the self-assembly word is used for the components which are going through reversible process and can be controlled by the proper design of the component। अगर हम components जिस भी component का यूज कर रहे हैं self assembly में, अगर उनका यूज करके हम उसको रिवर्सिबल बना सके, उस प्रोसेस को उसे कंट्रोल कर सके, वो मैनेजेबल हो, तभी हम उसे सेल्फ असेंबली कहेंगे, ना कि कुछ भी हो जाए। बहुत सारे साबुन की बुलबुले रख दी और पानी को आपने किया और असेंबल हो गए तो आपने कहा कि ये सेल्फ असेंबल है। नो, दिस इज नॉट समथिंग सेल्फ असेंबल। आई थिंक कुछ अपडेट आया है। ओके, तो सेल्फ असेंबली इज नाउअडेज हम उसको उतना ज्यादा खुले तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कुछ कंडीशंस, रिवर्सिबिलिटी और डिजाइन और कंट्रोलेबिलिटी के टर्म में इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो टाइप ऑफ सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली दो तरह के डिवीजन कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक सेल्फ असेंबली, एक होता है डायनामिक सेल्फ असेंबली। स्टैटिक को एस कह रहे हैं, डायनामिक को डी कह रहे हैं। स्टैटिक सेल्फ असेंबली में क्या होता है, दिस सेल्फ असेंबली इन्वॉल्व सिस्टम दैट आर एट ग्लोबल और लोकल इक्विलिब्रियम एंड डोंट डिसिपेट एनर्जी। मतलब जिनमें इक्विलिब्रियम आ गया है, उनकी एनर्जी मिनिमाइज हो चुकी है। अगर मिनिमाइज हो चुकी है इसका मतलब उसको फर्दर अपनी एनर्जी को डिसिपेट करके स्टेबल होने की जरूरत नहीं है। जैसे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जो कि स्टैटिक टाइप का है। अब उसमें से कुछ भी उस तरह से रेडिएट नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह से नहीं अपने आप को चेंज कर रहे हैं कि वो अपना स्ट्रक्चर को फिर से रिफॉर्म करने के लिए कुछ कर रहे हो। हम ह्यूमंस हैं, वी आर काइंड ऑफ स्टैटिक, मोटे मोटे तौर पे वी आर काइंड ऑफ स्टैटिक सेल्फ असेंबल ऑब्जेक्ट। और आप इस तरह के ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा आज स्टडी किए जा रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर फिक्स है, उनकी एनर्जी फिक्स है। तो आज हमारे पास जो टूल है उनसे हम इन तरह के ऑब्जेक्ट को सबसे अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे समझना है कि सेल्फ असेंबली में जो स्टैटिक टाइप ऑफ सेल्फ असेंबली है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है रिसर्च लेवल पर और सबसे ज्यादा स्टडी की गई है। दूसरा जो सेल्फ असेंबली है दैट इज द डायनामिक नेचर, डायनामिक सेल्फ असेंबली। जैसा कि नाम डायनेमिज्म है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि सिस्टम लगातार अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, चीजें लगातार उसमें जुड़ती जा रही है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है। इस दौरान वो एनर्जी चाह भी रहा है और उससे एनर्जी डिसिपेट भी हो रही है। तो इस तरह जहां पर चीजें तेजी से चेंज हो रही है, जैसे केमिकल रिएक्शन, आप सोचो कोई केमिकल रिएक्शन अभी कंटिन्यू है, अभी वो अपने एंड पॉइंट तक नहीं पहुंची, तो इसमें बहुत सारी गुंजाइश है जो हो सकती है। अब ये जो डायनेमिज्म है ये नेचर का बेसिक रूल है। हम सोचे कि अगर हम मोटे तौर पे कहें कि हमारा ह्यूमंस क्या सच में स्टैटिक सेल्फ असेंबल ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। हम हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो अंदर चल रही हैं, पता नहीं कुछ खतरनाक है, कुछ हमारे फायदे की हैं, हम नहीं जानते।
और ना हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं ऊपर से। हम सिर्फ अपनी मांसपेशियों को हिला सकते हैं, अपने मांसपेशियों हाथ पैर से चल सकते हैं, अपने आप के इक्विलिब्रियम को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि हमारे लंग में किसी कोशिका में क्या चल रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? वी कांट कंट्रोल इट, वी कांट इवन डायग्नोज इट। अभी भी हम डायग्नोज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने मिनिएचर लेवल पे काम हो रहा होगा। और ये है जो फ्यूचर है सेल्फ असेंबली स्टडी का। अभी ये बिल्कुल इन्फेसिस स्टेट में है, बिल्कुल शुरुआती अवस्था में, लेकिन इसी पे ही आगे की रिसर्च जो नैनो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड द लेंथ स्केल ऑफ द फोर्स जो कि सेल्फ असेंबली प्रोसेस में काम करते हैं। मतलब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं और हम उन फोर्सेस की बात करने वाले हैं जो कि सेल्फ असेंबल्ड ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो ऐसा है 10 मिनट में मेरे ख्याल से ये क्लास खत्म हो जाए क्योंकि 40 मिनट का बाउंडेशन है इसके अंदर, तो उससे पहले अपनी बात खत्म कर लेते हैं। एक पोटेंशियल होता है लेनार्ड जोन पोटेंशियल, और वो जो पोटेंशियल होता है वो आप देख रहे हो इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में हमारे पास दो तरह के टर्म है, एक r की पावर 12 पे है, एक r की पावर 6 पर है। एक जो टर्म है जो माइनस वाला टर्म है वो अट्रैक्टिव है और जो दूसरा वाला है रिपल्सिव नेचर का है। और ये दोनों जो सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, एक अट्रैक्टिव है एक रिपल्सिव नेचर का ये फोर्स है। ये जो है एक वंडरबॉल नेचर का है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है, और दूसरा जो फोर्स है जो कि ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है वो रिपल्सिव नेचर का है। तो इन दोनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन में हम पाते हैं कि कोई मॉलिक्यूल काम करते हैं। तो जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं तो सिर्फ उनके बीच में कोलम्बिक फोर्स काम नहीं कर रहा है, उनके बीच में एक और पोटेंशियल काम करता है जिसकी वजह से फोर्स काम करता है जिसको हम एलजे फोर्स, लेनार्ड जोन फोर्स कहते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास एक तो आर है, आर इज द दो एटम के सेंटरों के बीच की दूरी है। दूसरा है कि जो पोटेंशियल है उसकी डेप्थ, यानी आप मोटे तौर पर मान लो उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी एक इंफॉर्मेशन है। और तीसरा है जो एटॉमिक डायमीटर कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल एंड द सिचुएशन। अब अगर हम इसी पोटेंशियल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, जहां हम इंडिविजुअल पार्टिकल ले लें, जो एटम है दे आर लाइक पार्टिकल जो A1 A2 डायमीटर के हैं, और उसी लेनार्ड जोन पोटेंशियल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें। कैसे मॉडिफाई किया, दैट इज द रिगरस मैथमेटिक्स, आपको वहां नहीं जाना है, आप सीधे समझ लो कि उसी लेनार्ड जोन पोटेंशियल को मॉडिफाई कर लें। नाउ वी गेट अ न्यू टर्म L। व्हाट इज L? L is defined by this term R minus A1 plus। देखो जरा समझो इस बात को, कैसे ये टर्म आया होगा। से मान लो हमारे पास ऐसा है कि एक सर्किल है, एक सर्किल हमने ये लिया जिसकी रेडियस A1 है, एक दूसरा पार्टिकल जिसकी रेडियस A2 है, और इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी R थी। अगर R में से A1 घटा दो, R में से A2 घटा दो, तो ये जो गैप आया दैट इज L। तो L इज व्हाट? R माइनस A1 प्लस A2। तो L के टर्म में यहाँ पर हमने इक्वेशन यहाँ पर आप देख रहे हो लिखी गई है। तो L के टर्म में इक्वेशन लिखी गई है और L हमारा इस तरह के टर्म से छोटा है। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या है कि अगर A इज डिफरेंस ओवरऑल एवरेज आप ले लो A1 A2 का, या एक पैरामीटर है जो कि कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है। तो जब A की वैल्यू चेंज होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक डायमीटर आपने माना था सिग्मा, उसके हिसाब से जब वो चेंज होता है तो हम क्या देखते हैं, हमारा पोटेंशियल उस हिसाब से वेरी कर रहा है। जब A की वैल्यू इस तरह से सिग्मा बाई 2 था तो ये हमारा ग्राफ था, जो कि एक चिर परिचित मोर्स पोटेंशियल कर्व का ग्राफ आता है। लेकिन जैसे ही हम A की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करते हैं, हमारे ग्राफ में एक स्टीपनेस आना शुरू हो जाती है, और इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, वैसे वैसे ये स्टीपनेस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब तक आप सिर्फ दो एटम या दो इस तरह के पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यू गेट समथिंग व्हिच इज वेरी फेमिलियर विद द फिजिक्स कम्युनिटी। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को चेंज करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हम पाते हैं कि हमारे जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाती है। और ये जो चेंज हो रहे हैं यही सारे चेंज हैं जो नैनो साइंस के लोग स्टडी करते हैं। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस जो सेल्फ असेंबल प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब इस ग्राफ को समझिए, ये सेल्फ असेंबली प्रोसेस को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाला ग्राफ है
ये सिर्फ 2 इंडिविजुअल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हो सेल्फ असेंबली मतलब जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम अपने पोटेंशियल को भी वैरी करता हुआ देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है हमारा लेनार्ड जॉर्ज पोटेंशियल के इस फॉर्मूले को ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर रहा है बजाय इसके पहले वाला जो ट्रेडिशनल हमारे पास फॉर्मूला है उसके। So this is all about, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इस यूनिट में। तो सेल्फ असेंबली, सीवीडी, पीवीडी और सेल्फ असेंबली, लॉन्गम्यूर बॉगेट मेथड, ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप देखोगे उसके अंदर सेल्फ असेंबली है और जो सारे प्रोसेस है वो सब इसी के अंदर कवर हो गए। वो सिलेबस में अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं बट अल्टीमेटली वो सब इसी डिस्कशन का ही हिस्सा है, इसी के अंदर सब कुछ इन्वॉल्व है। So, अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है दैट इज अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके, अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। सो वी हैव जस्ट 1 मिनट टू फिनिश द क्लास। और अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो खैर अब तो यहाँ पर टाइम नहीं है, आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा जो भी आपको क्वेरी हो।